तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजयक्ष्मा जिसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के साथ, टीबी के साथ, तो उसको ये माना जाता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मुंबई वगैरह में जो भी क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, मतलब ऐसी जगह होती हैं, तो वहां पे ये बीमारी पहले बहुत तेजी के साथ बढ़ी थी। जब स्टार्टिंग की बात थी तो क्राउडेड प्लेसेस में ही तेजी से बढ़ी। चाहे आप कोविड की बात कर लो, कोविड भी आपने देखा होगा, जहाँ लोग ज्यादा आते जाते थे या जो क्राउडेड प्लेसेस थे उन्हीं लोगों को हो रहा था। तो बड़ा कारण क्या होता है ऐसी डिजीज के अंदर, कि जैसे ऑटो ड्राइवर खासकर, और इंडिया में जो लोग जैसे पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, कि खाया कहीं भी स्पिट कर दिया, ठीक है, तो उसी में से मान लो वो पेशेंट भी हैं ट्यूबरक्लोसिस के। तो ये भी आप जानते होंगे कि इंडिया में एड्स के पेशेंट हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, ये ज्यादातर कौन है? जो ड्राइवर होते हैं, लंबी दूरी पे जाने वाले, है ना, कि वो खाने पीने का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक। तो उन लोगों की वजह से ये इन्फेक्शन जो है बहुत तेजी के साथ फैलता था। तो यही इसका एक याद करने का तरीका भी है, भूल जाओ कभी, इस तरह की डिजीज जो होती है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसने से थूकने से फैलता है। क्लियर? तो इसी को समझाने के लिए आयुर्वेद में भी थोड़ा इसी तरह की संप्राप्ति दी हुई है। तो यहाँ देखोगे तो कह रहे हैं दक्ष प्रजापति थे, उनकी 28 कन्याएं थी, उनकी 28 बेटियां थी मतलब। तो उन्होंने सभी की शादी जो है मतलब चंद्रमा से कर दी। तो सभी को चंद्रमा ने अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। इनमें से एक कन्या थी रोहिणी। वो चंद्रमा को विशेष रूप से प्रिय थी। तो बाकी जो कन्याएं थी वो नाराज हो गई, अपने पिता से जाके शिकायत कर दी कि भाई ये ध्यान व्यान नहीं रखते हमारा। तो उनके पिता जो है क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया। और श्राप जो है मुख से दिया जाता था कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, है ना। तो उन्होंने कहा कि जाओ चंद्रमा, तुम्हें अपने इस तेज पे इतना घमंड है तो ये चला जाएगा तुम्हारा। तो चंद्रमा जो है निस्तेज हो गए थे उस समय। फिर आगे कहानी है कि उन्होंने माफी वगैरह मांगी, तो उसके बाद ये हुआ कि चलो 15 दिन में तुम्हारा तेज जाया करेगा, फिर धीरे धीरे वापस आ जाया करेगा। तो वो सब कहानी है। तो याद रखोगे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसी चीज को समझाने के लिए कि क्रोध में दक्ष प्रजापति ने अपने मुख से श्राप दिया था। ठीक। तो इसलिए चंद्रमा निष्प्रभ हो गए थे, ये सब याद रखना है। कि 28 कन्याएं थी, ये भी सवाल आ चुका है कितनी कन्याएं थी उनकी। तो 28 कन्याएं थी। रोहिणी में विशेष रूप से आसक्त थे। ठीक। आगे चलिए। यक्ष्मा के कुछ पर्याय लिखे हुए हैं: क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग, दुख। तो जो भी नॉर्मल एक डिजीज के पर्याय होते हैं वो राजयक्ष्मा के भी हैं, प्लस क्योंकि क्रोध से उत्पन्न हुआ था तो क्रोध भी इसका एक पर्याय है। इसके बाद अश्विनी की हुंकार से राजयक्ष्मा मृत्यु लोक में आ गया। मतलब पहले तो वहां था कि देवताओं को हुआ था, चंद्रमा को हुआ था, लेकिन जब अश्विनी कुमारों ने हुंकारा, इसको डराया कि भाई ट्रीटमेंट करके खत्म कर देंगे तुमको, तो ये मृत्यु लोक में आ गया यहाँ पृथ्वी पे हम लोगों को बीमार करने के लिए। क्लियर? ये सब जानते होगे कि प्रथम भीषक कौन थे, बोलो जल्दी। शिव। अश्विनी कुमार। शिव। ठीक है, तो शिव या रुद्र। और देवा नाम भेजो। अश्विनी कुमार। अश्विनी अश्विनी कुमार। कुमार। ठीक है, तो देवताओं के चिकित्सक थे अश्विनी कुमार, तो वही ट्रीटमेंट करने गए होंगे। अब मुझे ये बता दो कि आपको जो लेक्चर दिया था उसमें ये नहीं था कवर, ये वाला पार्ट जो है कि साहसिक में, वेग धारण में, ये सब सच वाला नहीं था। नहीं था? नहीं था। ठीक है, चलो देख लो फिर। तो बेटा राजयक्ष्मा जो है ना, वो चार कारण से बताया जाता है, कि मेनली चार वजह से होता है। क्यों होता है? साहस, संधारण, संधारण यानी वेग को रोक के रखना, फिर क्षय, और एक है विषमाशन, कि आप ठीक नहीं खा रहे हो। तो ज्यादा साहस कर लिया, घर वाले मना करते हैं, कभी देखा होगा कि आप भारी, जो लड़के हैं जिन्होंने घर में आटा वाटा पिसवाया, कभी गेहूं पिसवाया, उनको पता होगा जब एकदम से उठा लेते होंगे ना, ज्यादा घर वाले रोक देते हैं, मत उठाओ कि बीमार हो जाओगे। ठीक। तो वही चीज है कि अपने साहस से अधिक काम नहीं करना। एक बात। दूसरा वेग धारण। तो वेगों को रोकने को मना किया गया है कि उसकी वजह से भी राजक्षमा होता है। ठीक है। तीसरा क्षय। तो क्षय तो सीधे ही समझ में आ रहा है कि शरीर का क्षय हो गया, बीमार हुए या कुछ भी किसी भी कारण से। और लास्ट है विषमाशन, कि खा ही नहीं रहे हो ठीक, तो हो जाएगा राजक्षमा। तो सबके 11-11 रूप बताए गए हैं कि किसी भी कारण से हो तो राजक्षमा के ये एकादश रूप होते हैं, 11 रूप होते हैं। वो पीछे पढ़ा चुका हूँ, वो हो चुकी है बात, है ना। त्रिरूप, षड रूप, एकादश रूप, वो सारी बात हो चुकी है जनरल। यहाँ स्पेसिफिक बात है। तो बेटा 5 कैरेक्टर तो ऐसे हैं, वो सभी राज्यक्षमा में कॉमन मिलते हैं। उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं: कास, ज्वर, अरुचि, पार्श्वशूल, शिराशूल। इसको तो बिल्कुल रट लोगे। ठीक है। मैं तो इस तरह याद रखता था कि काश अरुचि को, मतलब काश रुचि को ज्वर हो जाए और शूल हो जाए। शूल मतलब दो तरह के हैं, पार्श्व और शिराशूल। तो ऐसे याद रहता है कि काश रुचि को ज्वर और शूल हो जाए। तो काश, ज्वर, अरुचि, और शूल में शिराशूल और पार्श्वशूल।
तो ये कॉमन वाले तो कम से कम बिल्कुल याद रखोगे। इसके अलावा जो एक दो बहुत जरूरी हैं मैं उनको भी हाईलाइट करूंगा। कोशिश करोगे सारे याद कर लो, लेकिन हाईलाइटेड वाले तो बिल्कुल याद रखने हैं आपको। देख लेंगे। तो एक बेटा देख पा रहे हो अतिसार कैरेक्टर आर्ट। तो अतिसार सब में मिल रहा है। विषमाशन के अंदर क्या मिल रहा है? रक्त का वमन। ये सवाल भी आ चुका है कि रक्त वमन ये कहाँ मिलता है। ठीक है, हेमेटमेसिस जिसको हम बोल देते हैं कि ब्लड आ रहा है वोमिटिंग के अंदर। तो विषमाशन में मिल रहा है। याद करने के लिए हम याद रखते हैं हीरा ठाकुर की कहानी। ठीक है, वो मूवी का नाम भूल गया, बोलो जरा क्या नाम मूवी का उसका, हीरा ठाकुर वाली। सूर्यवंशम। सूर्यवंश सूर्यवंशम। सूर्यवंशम। हाँ सूर्यवंशम जो भी है, याद है ना वो मूवी है। तो उसमें अमिताभ बच्चन जो है वो खा लेता है खीर जो है, विष खा लेता है, विष वाली खीर। तो क्या करता है? रक्त का वमन करता है। तो वैसे याद रख लेना। ठीक, कि विषमाशन में रक्त वमन है, बाकी सब में अतिसार है। और देख लोगे, सब में स्वर भेद देख पा रहे हो। शयज के अंदर स्वर क्षय है तो उसका नाम ही है क्षय, शयज। ठीक है, तो स्वर क्षय जो हो रहा है वो शयज वाले में हो रहा है। बाकी सब में स्वर भेद हो रहा है जो वर्ड लिखा हुआ है। और आगे देख लीजिए, बाकी वैसे पूछे नहीं जाते हैं। अब एक नजर डालिए, ये दो ही ऊपर के ज्यादा जरूरी है। नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो इतने जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर एक कॉमन याद रखना है कि काश रुचि को ज्वर और शूल हो जाए। तो काश ज्वर अरुचि, पार्श्व शूल शिराशूल। फिर दो कैरेक्टर आपको बताए, अतिसार सब में मिलेगा लेकिन विषमाशन में रक्त का वमन मिलेगा। फिर स्वर भेद सब में मिलेगा लेकिन सहज के अंदर स्वर क्षय मिलेगा। इसके बाद जो चार है वो इतने खास नहीं है, आप देख लो एक बार अच्छे से। तो साहसिक वाले में कंठोध्वंस, ये अगला एक पॉइंट है, आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो कि कंठोध्वंस कहाँ लिखा हुआ है। तो साहसिक वाले में, साहसिक में कंठोध्वंस, कंठोध्वंस का मतलब वही है कि आवाज जैसे खराब हो जाना, बोल ना पाना ठीक से, उस तरह की बात है। जैसे स्वरभेद कैरेक्टर है, लगभग वैसी बात है। तो कंठोध्वंस। बाकी सब में दिख रहे हो प्रतिशय, प्रतिशय। बाकी सबके अंदर प्रतिशय है। और साहसिक वाले में कंठोध्वंस है। साहसिक वाले में जृंभा है, जृंभा। रक्त मिश्रित कफ का वमन हो रहा है वहां, बल्कि ये है ओरिजिनली हेमेटोसिस तो। रक्त मिश्रित कफ का वमन। और उराशूल, उरा प्रदेश में शूल हो रहा है। वेग धारण वाले में देख लोगे तो प्रतिशय तक तो बात हो गई। बाकी यहाँ वमन हो रहा है, वमन इसमें भी है और विषमाशन में भी है ना। जैसे आप विष खा लेते हो, हमारी बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है। हम जब भी कुछ गलत खा लेते हैं ना, तो तुरंत उसको निकालने की कोशिश होती है। सोच के देखो कि आंखों में धूल मिट्टी चली जाए, आंखों में तुरंत पानी आने लगेगा उसको निकालने के लिए, है ना। नासा में कुछ चला जाए तुरंत छींक आ जाएगी, मुख में चला जाए तो वॉमिटिंग हो जाती है, खांसी आने लगती है। तो वही है कि विष खा लिया तो वमन होगा, तो सीधे याद कर सकते हैं उसको। बाकी वेग धारण में भी है वमन, देख लेना। शयच के अंदर श्वास है। किसी का ज्यादा क्षय हो गया हो शरीर का, मान लो रक्त धातु का भी क्षय हो गया हो, तो वैसे भी उसका श्वास चढ़ने लगता है, देखा होगा आपने, है ना। ब्रेथलेसनेस हो जाती है बहुत जल्दी, कि थोड़ा सा चले थक गए। तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो कि श्वास कहाँ मिलेगा, तो सहज वाले के अंदर मिलेगा। फिर अंसाव मर्द, अंशताप, अंशताप मतलब एक ही जैसा है। अंसाव मर्द थोड़ा सा आप शूल जैसी कंडीशन समझ सकते हो कि थकावट जैसी कभी महसूस होती है वो। और शैज और विषमाशन में अंशताप वर्ड आया है, अंशताप, तो वहां टेम्परेचर जैसा फील होना। वेग धारण में अगेन अंग मर्द है, फिर वही सारे शरीर टूटा टूटा सा लगना। बताया होगा आपको कि किस डिजीज के बाद अक्सर ऐसा हो जाता है कि आरे वाले जो सिम्टम्स हैं वो रह जाते हैं बॉडी के अंदर। टाइफाइड। डेंगू। टाइफाइड और डेंगू नहीं, डेंगू और डेंगू के बाद डे- सर। ठीक है, डेंगू डेंगू और एक और चिकनगुनिया। है सर, ठीक है, आपको डेंगू चिकनगुनिया चिकनगुनिया। बताया जी होंगे, डेंगू हाँ चिकन। ठीक है ना। और ये टाइफाइड पिछली बार भी किसी ने कहा था जब मैंने ज्वर के टाइम पूछा था, तो इस ठीक कर लो, ये हर बार गड़बड़ कर रहे हो। टाइफाइड की आवाज लास्ट टाइम भी आई थी पीछे से, तो ये नहीं कि बोलना है टाइफाइड, ठीक है। खैर आगे आ जाओ। तो अंग मर्द यहाँ देख सर लो विष्णु। क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी डिजीज होने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसा है आपके बुक के अंदर कि इनमें से कौन सी डिजीज होने के बाद आरए के सिम्टम्स आ जाता है या आरए हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन है कुछ आपकी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो वो चिकनगुनिया और डेंगू, इनकी हमने बात की। आगे देखिए, तो अंगमर्द वेग धारण वाले में और शहज वाले में, और प्रसेक होना, प्रसेक मतलब लाला शराब जो होती है, सलाइवेशन जो होता है, ठीक, तो वो विषमाशन में। तो विष की वजह से ये होगा कि वोमिटिंग होने वाली होती है, जब क्या होता है उसके पहले कि बहुत सारी राल आने लगती है मुख के अंदर। तो वही चीज है प्रसेक विषमाशन में। तो ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हो। क्लियर। मेन मैंने आपको बता दिया कि काश रुचि को ज्वर हो और शूल हो जाए, प्लस अतिसार सब में है, रक्त का वमन विषमाशन में है। फिर
स्वरभेद सब में है, स्वर क्षय जो है वो क्षयज के अंदर है। इसके अलावा एक कंठोध्वंस वो साहसिक के अंदर है। बाकी आपका मन है क्या याद करना है। नेक्स्ट चलिए। सर हाँ बेटा। सर ये पार्श्व शूल क्या होता है? पार्श्वशूल क्या होता है, इसको मेनली मान सकते हो आप प्लूरिसी, है ना, या प्लूराइटिस हो जाए, वो चीज समझ सकते हो इसको, कि जब आप गहरा सांस लो ना तो एकदम से शूल महसूस हो आपको चेस्ट रीजन में, उसको समझ सकते हो पार्श्वशूल। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा बता दो किस डिजीज में ऐसा पढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ इंस्पिरेशन, कहाँ पढ़ते हो ऐसा। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, पेन अप्लाई किया। कॉलिस कॉलिसिस्टाइटिस ठीक है, कॉलीलिथियासिस। ठीक है, दोनों कह सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, तो याद कर लेना इसको। तो क्यों होता है वहाँ, क्या बोलते हैं साइन को, कौन बताएगा। मर्फी स्ट्राइट। मर्फीज साइन। मर्फी साइन, साइन बोलते हैं बेटा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन मुझे आज तक समझ यस में सर। नहीं आता मैं एग्जाम में कैसे गलत करके आ गया। मतलब मुझे आता था, कंफर्म आता था, हमारे टाइम में आया था क्वेश्चन ये, मतलब मुझे कंफर्म आता था, मैं किसी को बता रहा हूँ बाहर निकल के, अच्छा ये आया था तो आता ही है। और मैं पता नहीं वहां सोच भी रहा हूँ बैठ के एग्जाम रूम में कि मैं गड़बड़ ना कर दूं कहीं, पता नहीं मैं कैसे गलत कराया था, सिंपल सी बात थी। तो ये मर्फी साइन होता है, ठीक है। मर्फी स्ट्राइड जो होता है, सीधी सी बात है, तीन चीजें होंगी उसके अंदर, तो सर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। मर्फी, पीवीटी। हाँ बेटा, तो मर्फी स्ट्राइड कहाँ मिलता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस। ठीक है, Appendicitis. ठीक है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस वहां की चीज होती है। पेन, वॉमिटिंग, फीवर, इसी क्रम में याद रखना। पेन, वॉमिटिंग और फीवर, तीन चीजें हैं, क्रम भी याद रखोगे ऐसे, तो पहले पेन ही होता है, फिर वॉमिटिंग होती है, फिर फीवर। ठीक है, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस याद रखेंगे। मर्फीज ट्रायड और मर्फीज साइन की बात जो करते हैं, ये बोलो। कॉलीलिथियासिस। ठीक है, तो कोचिस। Cholecystitis. अगर हाँ, अगर स्टोन हो जाए गोल ब्लैडर के अंदर, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, आगे देखिए। चिकित्सा सूत्र की बात कर रहे थे, देख लो। तो जैसा हमने कुष्ठ में देखा या प्रमेह के अंदर देखा, कि प्रमेह भले ही कफ प्रधान व्याधि है लेकिन तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेम कुष्ठ चाहे, अगर बात कर लो कि सुश्रुत की अगर बात करें मेनली, तो वहाँ पित्त दोष है सारी कंडीशंस के अंदर मेनली, है ना। लेकिन फिर भी वहाँ तीनों दोष होते हैं, मेनली हम पित्त के साथ ही रिलेट करते हैं, रक्त के साथ ही रिलेट करते हैं स्किन डिसऑर्डर्स को, या फिर कफ दोष साथ में मानते हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ देख पा रहे हो कि राजयक्ष्मा जो है वो कैसी कंडीशन है, त्रिदोषज कंडीशन है। तो सर्वस त्रिदोषो यक्ष्मा दोषा नाम तो बलाबलम, कह रहे हैं राजयक्ष्मा सभी त्रिदोषज होते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं चिकित्सा वात की करूं, पित्त की करूं या कफ की करूं, क्या आपको बल देखना है। उसके बाद परीक्षा अवस्थिकम वैद्य शोषणम समुपचार, कि कंडीशन देख के आपको चिकित्सा करनी है, अवस्था देख के कंडीशन करनी है। तो याद रखोगे अगेन, अवस्थी की चिकित्सा कहाँ करनी है, तो राजयक्ष्मा के अंदर करनी है। घर पे वर्का थी। हाँ, घर पर वर्का तिराज, ठीक कह रहे हो। चलो एक और बताओ, अभी तक जो पढ़ाया वहीं से पूछ रहा हूँ, कि आत्यायिक चिकित्सा कहाँ पढ़ी है अब तक जो पढ़ा हमने। पित्तजगुल में। पित्तज कुल्म के अंदर, अच्छी बात है। पित्तजगुल। ठीक है बेटा, पैत्तिकुल में। ठीक, कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, ये मॉडर्न के पॉइंट्स है, अलग से मैं लिखवाता हूँ, तो यहाँ लिखे हुए हैं, आपको मेहनत नहीं करनी है, जो सभी लिखे हुए हैं। चैप्टर फिनिश है, लास्ट है, कुछ मॉडर्न वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देख लोगे। तो फर्स्ट लिखा है साइड इफेक्ट ऑफ पीसीएम, तो क्या हो जाता है इससे, तो कह रहे हैं कि लीवर के ऊपर इफेक्ट डालती है। कोई भी देखो, आप लोग मैक्सिमम जो मेडिसिन लेते हो ना, तो उनकी मेटाबॉलिज्म लीवर में ही जाके होती है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये सवाल आ चुका है। तो पीसीएम, पीसीएम जो है वो क्या है, हिपैटोटॉक्सिक है, याद रख लेना। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सिंपल आ चुके हैं, लेकिन वो भी लोगों के गलत हो जाता है। तो जैसे क्वेश्चन ये भी आ चुका है एग्जाम में, लेकिन लोगों ने गलत किया है कि कुफर सेल्स जो है ये कहाँ से संबंधित है, किस ऑर्गन के साथ, तो ये भी लीवर से, लीवर। है लीवर ना, तो लीवर। लीवर से संबंधित है, लीवर लेकिन से। हाँ, लेकिन बेटा लोग गलत करके आए इसको भी। तो याद रखना, कुफर सेल्स का संबंध भी लीवर के साथ ही है। और एक आपको बताया होगा, पॉइंट लिख लिया करो जो आपको नहीं पता, यहाँ नहीं होंगे, एक दो पॉइंट और लिखे हुए हैं। एक आता है कि बच्चों को जन्म के बाद ऐसा होता है कि अक्सर जॉन्डिस हो जाता है जन्म के बाद। तो वो क्यों हो जाता है, तो उनका लीवर जो है वो फुल कैपेबिलिटी से काम नहीं कर रहा होता, इसलिए उनको जॉन्डिस हो जाता है। ठीक, फिर उसके आगे के पॉइंट्स है, कोई कहना चाहे तो कह सकता है, वरना मैंने तो अपनी बात कह दी। कोई कहना चाहेगा कुछ। आरएस इनकम्प्लीट आरएस हम्म इनकम्प्लीट जैसे 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है।
ठीक है। हम्म। और और दो कंडीशन होती है जिसमें पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल जो होता है वो 24 ठीक है। घंटे 48 होता है। 24 ठीक घंटे है। बाद होता है 24 पैथोलॉजिकल। 48 घंटे के बाद। फिजियोलॉजिकल हाँ, 45 ठीक है। आज होता है। ठीक है, चलो अब जो इन्होंने बोला मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, आपका मन है, आगे पढ़ेंगे पीडीएफ वैसे। तो क्या बता रहे हैं कि जन्म के जस्ट बाद बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका लीवर डेवलप नहीं होता है। ठीक है। तो ये लीवर का डेवलप ना होना एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कुछ टाइम के अंदर वो चीज ठीक से काम करने लगेगा, लीवर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसमें जनरली 6 से 7 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए अ, जो जॉन्डिस होता है बच्चों के अंदर, जो फिजियोलॉजिकल है, वो जो होगा वो 48 घंटे के बाद होगा, क्योंकि बच्चे की ब्लड सेल्स धीरे धीरे टूट रही होंगी। तो एकदम से बढ़ नहीं जाएगा, पीक पे नहीं जाएगा जो सीरम बिलिरुबिन है, ठीक। तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो एकदम से पीक नहीं आएगा, तो 48 घंटे के बाद डेवलप होगा लगभग, प्लस 6 7 दिन आते आते वो अपने आप ही गायब हो जाएगा जब बच्चे का लीवर काम करने लगेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि मान लो जन्म के एकदम बाद ही किसी को जॉन्डिस हो गया, विद इन 24 आवर 48 आवर्स। तो मतलब क्या है कि कोई ऐसी कंडीशन है बॉडी के अंदर कि जिसकी वजह से ब्लड सेल्स बहुत तेजी के साथ टूट रही हैं। और उन कंडीशंस में बहुत कॉमन कंडीशन है RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी इसमें क्या होता है? तो लिख लोगे जल्दी से। पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, माता का निगेटिव, और बच्चे का पॉजिटिव। फिर बोल रहा हूं मैं, पिता यानी फादर पॉजिटिव, माता निगेटिव, और बच्चा पॉजिटिव। ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चे में ब्लड की मिक्सिंग जो हुई होती है माँ के साथ, उसकी वजह से RH इनकम्पैटिबिलिटी दिखने लगती है, तो ब्लड सेल्स टूटने लगती हैं और बच्चे के अंदर जॉन्डिस बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। क्लियर है? आगे चले। ठीक है। देखो, नेक्स्ट यहीं पर लिखा है कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। तो याद रखो माइकोबैक्टीरियम होता है, ये स्पेशली बात याद रखना आप। हम एक जगह और पढ़ते हैं, वो पीछे शायद बात नहीं हुई इसके बारे में, लेप्रोसी में। तो वहां भी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है, जिसकी वजह से होता है, वो भी लिख सकते हो यही चाहो तो। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर सबसे पहले जब टीबी का इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है एकदम से बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है। तो पहली बार उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, एक फोकस बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं? गॉन फोकस। 2 वर्ड लिख रहा हूं मैं, आप बताओ। कुछ लोग जानते होंगे कौन सा किस डिजीज के साथ जुड़ा हुआ है। बताओ, पहले वाला शब्द किससे जुड़ा हुआ है? कॉज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। और सर नीचे पहला वाला तो इसी से ट्यूबरकुलो रिलेटेड है, राजक्षमा से। ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस। और सेकंड वाला HANSEN, लेप्रेसी। लेप्रोसी। लेप्रेसी। ठीक है, हाँ बेटा, तो लिख सकते हो। तो जो बनता है ना, वो जो फोकस बनता है उसको कॉक्स फोकस बोलते हैं। KOCH स्पेलिंग है, सही कर लेना अपने आप, है ना, वो बनता है। तो उसी के नाम पे इसको डिजीज का नाम भी है, ट्यूबरक्लोसिस को ये भी कह देते हैं इसी नाम पे, है ना, कॉक्स डिजीज ऐसा करके। और नीचे देख रहे हो हैंसेन डिजीज। तो ये बोल, हैंसेन जो वर्ड लिखा हुआ है, ये लेप्रोसी को बोला जाता है, तो उसका दूसरा नाम है हैंसेन डिजीज, तो ये भी लिख लेना। वहां रह गई थी शायद डिस्कस होने चीजें। ठीक है, आगे देख लोगे। अच्छा, दोनों में ही, टीबी में भी और यहाँ भी, लेप्रोसी में भी, दोनों में ही माइकोबैक्टीरियम का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी याद रखना। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। आगे चलिए। टीबी में ड्रग्स कौन से इस्तेमाल होती हैं और उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और उनकी डोज कितनी है, ये चीज जरूरी होती है, तो देख लोगे जरा। तो फर्स्ट लिखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो कह रहे हैं उसको IM देना है, और डोज लिखिए 15 मिलीग्राम पर डे। दूसरी लिखिए आइसोनाइजिड, फिर रिफेम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल और पायरेजिनामाइड। आप देख लेना, ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में है, 5 10 15 और 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। ठीक है, पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से है। ऊपर वाली तो अभी नहीं यूज होती लगभग, नीचे वाली जो, इन्हीं को स्पेशली इनको याद कर लेना। आइसोनाइजिड, रिफेम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल, पायरेजिनामाइड, इनको स्पेशली याद कर लोगे, डोज बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा नाम। पायरेजिनामाइड हाँ बेटा। पायरेजिनामाइड 25 mg है कि 20 mg? 20 बेटा, 20 से 25 है, उसमें थोड़ा सा ये है ना, एक साथ ही लिख दिया इस तरीके से, बुक्स में इस तरह ही मिलेगा आपको ज्यादातर लिखा हुआ। जो कंपटीशन की बुक्स होंगे उनमें इस तरह ही लिखा मिलेगा, बाकी 20 से 25 है, सही कह रहा हो। ठीक है।
दूसरी बात है, मैं कह रहा था जिन लोगों ने नाम पूरा इसका पढ़ा होगा, जैसे श्रेज बोलते हैं, SHREZ, तो उसमें अगर क्रम में जाओगे ना, उसी क्रम में ये लिखा हुआ है और आसान भी होता है इससे याद करना। S यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, H जो हम वर्ड यूज करते हैं वो आइसोनाइजर के लिए यूज होता है, R रिफेम्पिसिन के लिए, E इथम्ब्यूटोल के लिए, और Z जो होता है पायरेजिनामाइड के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये देख लेना, उस तरह से याद करोगे श्रेज। लोगों ने कार्टून देखा होगा, श्रेक का कार्टून सबने देखा होगा ना, मूवी है श्रेक करके, तो उसके नाम पे याद कर लो श्रेज, SHREZ। क्लियर? 5, 10, 15 और 25, चाहे 20 कर लो, आपका मन है, इजी हो जाएगा याद करना, 5, 10, 15, 20 इस तरह करके मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। ठीक। अगली जरूरी बात आती है कि टीबी में जितनी भी ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, सारी की सारी हिपैटोटॉक्सिक हैं, सब लीवर के ऊपर इम्पैक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, तो हिपैटोटॉक्सिक है। फिर इनमें भी सवाल पूछा जाता है कि स्पेशली इन सब के अंदर एक ड्रग ऐसी है जो स्पेशली हिपैटोटॉक्सिक है, वो कौन सी है बोलो? पायराजिनामाइड। ठीक है, तो बेटा लास्ट वाली जो है पायरेजिनामाइड, ये स्पेशली हिपैटोटॉक्सिक है, लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। दूसरा, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो क्या करती है, तो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है। याद रखोगे, सारी चीज जरूरी है। आइसोनाइजिड एनीमिया कर देता है, इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। रिफैम्पिसिन की वजह से, ये बहुत पूछता है रिफैम्पिसिन वाला क्वेश्चन, ऑरेंज कलर यूरिन, यूरिन का कलर जो है चेंज हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज कलर थोड़ा सा, तो ऑरेंज कलर यूरिन, रिफैम्पिसिन। इथम्ब्यूटोल की वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, तो इथम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस। और पायरेसिनामाइड की वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। सवाल ऐसा पूछता है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको लेने के बाद अगर एक पेशेंट है गाउट का, तो गाउट प्रेसिपिटेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो भी याद रखना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी, आइसोनाइजिड एनीमिया, रिफैम्पिसिन ऑरेंज कलर यूरिन, इथम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस, पायरेसिनामाइड हाइपर यूरिसीमिया यानी गाउट को बढ़ा देगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि पायरेसिनामाइड स्पेशली याद रखना है कि ये क्या होता है, सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक होता है। क्लियर? आगे चलो। और जब ये बात बोली जाया करे ना, तो इनके आसपास का खुद सोच लिया करो। जैसे आपका जब इंटरव्यू होगा या वाइवा होगा, तो अब मैंने कहीं कहा नहीं आपसे, लेकिन मैंने देखा है कि सवाल पूछते हैं लोग आंसर नहीं दे पाते कि सर ये पूछ लिया समझ में नहीं आया, कि इनमें क्या सावधानियां बरतोगे, मान लो कोई पूछ ले आपसे कि ये ड्रग्स देते समय क्या सावधानियां बरतोगे, तो सिंपल सी बात है कि हिपैटोटॉक्सिक है, तो आपको कराना ही है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT कराते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, है ना, या रीनल फंक्शन टेस्ट है वो कराते रहना चाहिए। ठीक है, एनीमिया है उसका लेवल चेक करा लो, तो ये करानी चाहिए चीजें, मेनली LFT तो मतलब बहुत ही मेन चीज है। तो इनमें ये नहीं कि अलग से कोई पढ़ाएगा, या आपको सोचना है, इंटरप्रिटेट खुद करना है डेटा को। क्लियर? ये मैंने आपको टेबल याद करा दी ऑलरेडी। आगे चलिए। नेक्स्ट कंडीशन है उन्माद। बेटा सवाल कर लोगे, कौन करेगा आज सवाल? रोहित। रोहित, स्मृति से 5 सवाल कर लो अब तक जो पढ़ा है चिकित्सा का, 5 सवाल जल्दी से। यस सर। जुगुप्सु चिकित्सा किसमें की जाती है? राजक्षमा। राजक्षमा में कौन से स्रोत इन्वॉल्व होता है? रसव श्रुतस। दस भाई। दीर्घ रोगाणाम। दीर्घ रोगाणाम। दीर्घ रोगाणाम। पुष्ट। ठीक है। सप्तगण। सप्तगण। पुष नहीं, कृमि। कृमि। चलो एक काम करो, सब लोग एक पॉइंट लिख लो, आपको लिखना। उपद्रव संग्रह। अच्छा। ठीक है, एक पॉइंट आप लोग का लिखने से रह गया शायद, ये पॉइंट लिख लो जरा, मैं देख रहा हूँ यहाँ। लिखो, गुल्म में वेदना होने पर, गुल्म के साथ लिख लेना चैप्टर पीछे, गुल्म जहाँ पढ़ा है ना, कि गुल्म में अगर वेदना हो तो क्या करना चाहिए।
लिख लोगे? मातुलुंग, मातुलुंग यानी नींबू, हिंगू, दाडिम, दाडिम, विड नमक, विड यानी विड नमक जो है, और सैंधव। इसको सुरामंड के साथ पीना। ये क्वेश्चन कहीं आपकी बुक्स में बना रखा है, सुरामंड के साथ पीने के लिए। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, मेनली आप याद रखना, मातुलुंग आदि द्रव्यों को इस तरह याद रखना, मातुलुंग आदि द्रव्यों को सुरामंड के साथ पीना, याद ऐसे रखना है, ठीक? मैं नाम लिखवा रहा हूँ लेकिन आपको। तो मातुलुंग है हिंगू, दाडिम, विड और सैंधव। मातुलुंग, हिंगू, दाडिम, विड और सैंधव। ठीक है। दूसरा, वहीं पे एक और बात लिखना, शायद लिखा था ये तो, कि जो नागर आदि योग है, नागर आदि योग,